हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन मूवी जिसका नाम है द ब्रोस ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। ये मूवी है दो भाइयों की, सोक बोंग और जू बोंग। सोक बोंग एक लेक्चरर के साथ साथ ट्रेजर हंटर भी है, जो यहाँ वहाँ खजाना ढूंढने के लिए अपने सारे पैसे इक्विपमेंट्स पे खर्च करता है और जाने कितने लोगों से उधार भी ले चुका है। उसे तलाश है भगवान बुद्ध की दो सोने की मूर्तियों की, जिसे किसी ने फ्रीडम फाइटर को डोनेट किया था जब कोरिया में जापान का रूल था। पर ले जाते टाइम किसी जापानीज सोल्जर ने उस आदमी पे अटैक कर दिया था, तो उस आदमी ने उस मूर्तियों को कहीं छुपा दिया, जो कहाँ है किसी को नहीं पता, इवन उस आदमी के वंशजों को भी नहीं। और उन्हीं वंशजों में से एक है सोक बोंग, जो कैसे भी करके उन मूर्तियों को ढूंढना चाहता है, जिनकी कीमत 1000 बिलियन वॉन है। पर अभी फिलहाल वो म्यांमार में खजाना ढूंढने जा रहा है और उसके लिए उसने 100 मिलियन वॉन खर्च करके एक इक्विपमेंट मंगाया है। पर उसकी फूटी किस्मत कि म्यांमार में वॉर चालू हो जाता है, जिस वजह से वो वहाँ नहीं जा पाता। पर इक्विपमेंट मंगाने के लिए उसने जिससे भी उधार लिए थे वो उसके पीछे पड़ जाते हैं अपने पैसों के लिए। वहीं जू बोंग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में टीम मैनेजर है, जो अपने काम और लुक्स के लिए बहुत फेमस है। एक बार वो कंपनी के हाईवे प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन दे रहा था और तभी उसका एक कलीग बॉस को बताता है कि अगर वो हाईवे बीच टाउन से निकालेंगे तो बजट कम लगेगा, और अगर जू बोंग के अकॉर्डिंग साइड से जाएंगे तो कंपनी को नुकसान होगा। हालांकि ये बात जू बोंग भी जानता था, पर वो टाउन के लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, प्लस वो उसका होम टाउन भी था। लेकिन बॉस उसके प्रपोजल को रिव्यू के लिए डाल देता है और जू बोंग को कारण बताओ नोटिस भी देता है। हालांकि उसका प्रपोजल अच्छा था, बावजूद इसके उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते और जू बोंग फ्रस्ट्रेशन में बोलता है कि इसे अच्छा तो उसे जॉब से ही निकाल देते, और बॉस उसके इस प्रपोजल को सीरियसली ले लेता है और उसे जॉब से निकाल देता है। अभी दोनों भाई लाइफ में परेशानी झेल ही रहे थे कि उन्हें पता चलता है कि उनके फादर की डेथ हो गई है और फ्यूनरल के लिए उन्हें उनके होम टाउन जाना होगा, जहाँ वो सालों से नहीं गए हैं। नेक्स्ट सीन में सुक बोंग बस से अपने होम टाउन जा रहा था और रास्ते में जू बोंग से मिलता है, जिसके कार की टायर पंचर हो गई थी। फिर दोनों भाई साथ ही होम टाउन के लिए निकलते हैं और रास्ते में एक दूसरे से बातें करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पिछले कई सालों से दोनों में से कोई होम टाउन नहीं गया। और जू बोंग सुक बोंग के हर सवाल का पलट के जवाब देता है, जिस पे सुक बोंग उसके बाल ही नोचने लगता है कि क्या उसके फादर ने उसे अपने बड़े भाई से बात करने का तरीका नहीं सिखाया है। तो जू बोंग भी कहाँ पीछे हटता, वो भी उसके बाल नोचने लगता है कि क्या उसके फादर ने उसे उधार लिए पैसे चुकाना नहीं सिखाया, और एक दूसरे को गंजा करने में लग जाते हैं। हालांकि दोनों के फादर सेम ही थे, पर चूंकि वो अपने फादर को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए एक दूसरे को फादर के नाम पे कोस रहे थे। कि तभी अचानक से उनके कार से कुछ टकराता है, पर जब वो बाहर चेक करते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो सोक बोंग बोलता है कि हो सकता है कि कोई जानवर हो जो भाग गया हो, पर जू बोंग बोलता है कि ना भाई, टक्कर तो जोर की थी, और हवा में पूछता है कि हमारी कार से कौन टकराया है, सामने आओ। और तभी जू बोंग नीचे गिरता है और उसका हाथ एक इंसान के पैर पे पड़ता है और वो वहाँ एक लड़की को बेहोश पाते हैं, जो देखकर दोनों की चीख निकल जाती है। और सोक बोंग इमरजेंसी लाइन पे बात करता है और बताता है कि उनकी कार से एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। पर जू बोंग झट से उससे फोन ले लेता है और बोलता है कि ना जी ना, हमारी कार से ना टकराई, ये तो पहले से ही यहाँ लेटी पड़ी थी, तो हमने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दे। पर उधर से ऑपरेटर बोलता है कि अभी उनके सारे लोग बिजी हैं, तो वो लोग ही उस लड़की को किसी आसपास के हॉस्पिटल में ले जाएं। इसी बीच सोक बोंग को उस लड़की का विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिससे उसका नाम पता चलता है रोरा। फिर दोनों भाई किसी तरह उसे घसीटते हुए कार तक ले जाते हैं, पर इस बीच में कई बार उसके सर पे चोट आती है, कभी कार का दरवाजा खोलने में तो कभी दरवाजा बंद करने में। इतने में तो अगर कोई तरबूज होता तो अब तक फट चुका होता। थोड़ी देर बाद रोरा को होश आता है, जो बोलती है कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है और बहकी बहकी बातें करती है, जैसे कि उसे गर्मी लग रही है, जबकि वो विंटर सीजन था। कभी हवा खाती है, कभी कंट्री साइड के स्मेल की बात करती है, जो सुनकर जू बोंग बोलता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं। पर रोरा बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे कहीं भी छोड़ दें, और फिर से बहकी बहकी बातें करने लगती है, जिसपे जू बोंग बोलता है कि जय मोरी पागल हो गई से। पर सोक बोंग बोलता है कि उसी ने उसके सर पे बार बार हिट किया था। उसके बाद वो दोनों रोरा को कहीं बीच रास्ते में उतार देते हैं और सोक बोंग उसे अपना कार्ड भी देता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो कॉल कर सकती है। उसके बाद दोनों अपने घर आते हैं, जहां आकर सोक बोंग को पुरानी बातें याद आती हैं, जब वो लास्ट टाइम यहाँ आया था अपनी मॉम की फ्यूनरल में,
तब उन दोनों भाइयों की उनके डैड से बहस हो गई थी। घर के एल्डर्स का कहना था कि उन लोगों ने दोनों को कई कॉल्स किए पर उन्होंने रिसीव नहीं किया और अपनी मॉम का फ्यूनरल भी अटेंड नहीं कर पाए। वहीं दोनों भाई नाराज़ होते हैं कि उन्हें कोई कॉल नहीं आई, उनकी मॉम को उनके डैड अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, वे बस घर की बड़ी बहू थी जो घर का काम करती थी। यहाँ तक कि उन्हें कैंसर था पर फिर भी उनके डैड ने मॉम का इलाज अच्छे से नहीं कराया क्योंकि उनके लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उनकी मॉम के मरने के बाद उनके बच्चों को भी इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन डैड का कहना होता है कि वो दोनों नालायक हैं जो अपने मॉम के फ्यूनरल में नहीं आए और कहते हैं कि आज के बाद उन्हें इस होम टाउन में आने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ दोनों भाई अपने डैड की इंसल्ट करते हैं और घर के एल्डर से लड़ाई भी करते हैं और अच्छी खासी लड़ाई करते हैं, इतनी कि उनके कज़न मी बोंग जो पुलिस में है उसे फायर करना पड़ता है उन्हें शांत करने के लिए। प्रेजेंट में दोनों घर के अंदर आते हैं और अपने डैड को आखिरी बार देखते हैं। उसके बाद उनके अंकल और दादाजी उन्हें फ्यूनरल के लिए ट्रेडिशनल कपड़े पहनने को बोलते हैं क्योंकि सोकबोंग घर का बड़ा बेटा था, पर दोनों ही ट्रेडिशनल कपड़े पहनने से मना कर देते हैं कि आजकल कोई ये नहीं पहनता। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि दोनों की फैमिली आज भी ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करती है, जिसमें कुछ दिन बॉडी को घर में रखते हैं, उसके लिए शोक जताते हैं और घर के बाहर साइन लगाते हैं कि घर में डेथ हुई है और बहुएं सभी के लिए और एंसेस्टर्स के लिए खाना बनाती हैं और फ्यूनरल की सारी जिम्मेदारी फर्स्ट बॉर्न पे होती है। इसीलिए जब सोकबोंग ट्रेडिशनल कपड़े पहनने से मना करता है तो सभी दोनों भाइयों को कोसने लगते हैं कि उन्हें कल्चर और ट्रेडिशन से कोई मतलब नहीं है, दोनों अंग्रेज बन चुके हैं। पर दादाजी सारी कोसाई मुहावरे में करते हैं जिस वजह से दोनों के सर के ऊपर से बात निकल जाती है। पर एक चीज़ दोनों समझ रहे थे कि घर के चाहे मेल हो या फीमेल हो वो सभी उन्हें कोसने में लगे थे और उनकी मॉम के लिए बुराई करते हैं कि उन्होंने उसे कोई मैनर्स नहीं सिखाए। उसके बाद देखते हैं सोकबोंग को जो मी बोंग के साथ उनके एंसेस्टर्स के मंदिर में आता है जहाँ हिस्टोरिकली काफ़ी चीज़ें स्टोर करके रखी गई थी और दादाजी प्राउडली बताते हैं कि ये उनके फैमिली ट्रेजर है। और सोकबोंग जो क्रेडिटर्स के कॉल से परेशान था वो उनसे इन सभी चीज़ों की मार्केट प्राइस पूछता है ताकि इनको बेचकर अपना कर्जा पूरा कर सके और दादाजी उसे वहाँ से भाग जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि दोबारा अगर वो मंदिर में घुसा तो उसकी टांगे तोड़ देंगे। रात जू बोंग सोकबोंग से बोलता है कि फर्स्ट बॉर्न होने के चलते उसे जो भी प्रॉपर्टी मिले वो उसके साथ आधी आधी शेयर करे, पर सोकबोंग बोलता है कि काहे की प्रॉपर्टी, वो तो इस परिवार का विक्टिम है, फर्स्ट बॉर्न होने के चलते उस पर कितने अत्याचार हुए। पर जू बोंग बोलता है कि विक्टिम वो नहीं बल्कि वो खुद है, जबकि इस फैमिली ने हमेशा उसे पैसे दिए, उसके कर्जे चुकाए, वहीं वो बस सबसे उधार लेता चला गया अपने फालतू के खोज और इक्विपमेंट के लिए, यहाँ तक कि उससे भी लिए जिस वजह से उसके पास पैसे नहीं बचे और उसकी शादी कैंसिल हो गई। और फिर से दोनों भाई एक दूसरे से बहस चालू कर देते हैं और तभी सोकबोंग को रोरा की कॉल आती है जो उसे बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा, जिस पे जू बोंग बोलता है कि बहन तुम्हारी याददाश्त हमारी कार से टकराने से नहीं गई है और हमने तुम्हें हॉस्पिटल चलने को पूछा था पर तुम नहीं गई तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर रोरा बोलती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हें लेनी पड़ेगी जी। और तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और कमरे की पूरी लाइट चली जाती है और बेचारा जू बोंग डर के वहीं पे छुप जाता है। और जब सोकबोंग बाहर आकर देखता है तो वहाँ एक मॉन्क आया था जो दादाजी और अंकल को बताता है कि इस घर के एंसेस्टर्स उनसे नाराज हैं क्योंकि वो उनका अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं। इस पे दादाजी बोलते हैं कि घर की फर्स्ट डॉटर इन लॉ यानी सोकबोंग और जू बोंग की मॉम के चले जाने के बाद से वो मेमोरियल सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। तो मॉन्क बोलता है कि वो कुछ दिन यहीं रहेगा क्योंकि इस घर से उसे भूतों की प्रेजेंस महसूस हो रही है, वो बस उसे प्रॉपर 3 टाइम का खाना दे दिया करे। वहीं सोकबोंग ई बोंग और उसकी वाइफ को बातें करते सुनता है और ई बोंग की वाइफ ई बोंग से बोलती है कि वो घर की चाबियां दोनों भाई को दे दे, पर ई बोंग बोलता है कि वो चाबी उसी को देगा जो फर्स्ट सन बनने को तैयार होगा, यानी कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होगा, क्योंकि उसे दोनों में से किसी पे भरोसा नहीं है, क्या पता कौन घर को बेच दे। यहाँ ई बोंग और उसकी वाइफ अलग परेशान होते हैं कि सोकबोंग और जू बोंग में से कोई भी जल्दी से फर्स्ट सन बन जाए और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल ले, नहीं तो लास्ट में उन्हें ही फर्स्ट डॉटर इन लॉ और फर्स्ट सन बनना पड़ेगा जिनकी हजारों जिम्मेदारियां होती हैं। पर सोकबोंग सोचता है कि वो फर्स्ट सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं ही लेगा, हालांकि घर की चाबियां तो उसे ज़रूर चाहिए थी, पर वो ई बोंग की बातों में नहीं आएगा। और तभी वहाँ वो रोरा को देखता है जो छाता लिए बैठी थी और कहती है कि बर्फ़ पड़ने वाली है। उसके बाद वो सोकबोंग को बताती है कि शायद वो यहाँ किसी से मिलने आई थी पर उसे याद नहीं आ रहा, और जब सोकबोंग उसे उसके नाम से बुलाता है तो वो शॉक होती है और पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता, जिस पे सोकबोंग बोलता है कि उसने उसकी विजिटिंग आईडी देखी थी, जो सुनकर रोरा पागलों जैसा हंसती है और बोलती है कि यहाँ बहुत गर्मी है और उसे फ्रेश एयर लेने के लिए कहीं और चलने को बोलती है। जिसके बाद सोकबोंग उसे खुले आसमान के नीचे ज़ोर ज़ोर से झूला झुलाता है,
वहीं जू बोंग अपने मोबाइल पे बॉस के लिए सॉरी मैसेज टाइप करता है कि वो उसे माफ़ करके एक चांस दे दे, पर अभी सोच ही रहा था कि वो मैसेज सेंड करे या ना करे कि मोंग की परछाई अपने दरवाजे पे देखता है और गलती से मैसेज सेंड हो जाता है। वहीं सोक बोंग और रोरा बातें कर रहे थे और रोरा को पता चलता है कि सोक बोंग ट्रेजर हंटर है और उसे भगवान बुद्ध की 2 सोने की मूर्तियों की तलाश है, जिस पे रोरा बोलती है कि उसने कहीं किसी बुक में पढ़ा था कि उन मूर्तियों को इसी होम टाउन में छुपाया गया है। जो सुनकर सोक बोंग को लगता है कि रोरा कल्चरल फाउंडेशन से होगी और रोरा बोलती है कि ट्रेजर उसके घर में ही है। तो नेक्स्ट डे सोक बोंग फ्यूनरल के ट्रेडिशनल कपड़े पहन के तैयार हो जाता है, जो देखकर जू बोंग शॉक होता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो आराम से घर में यहाँ वहाँ जा सके और खुदाई कर सके। और तभी वहाँ पे जू बोंग की एक कलीग आती है जिसका नाम सारा है, जिसे वो घर के बाकी एल्डर से मिलवाता है, जो उससे ढेरों सवाल पूछते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो किस फैमिली से आती है, वो कौन सी जनरेशन है, उसकी फैमिली में कौन से फेमस लोग हुए हैं, वगैरह वगैरह। और इन सब सवालों के जवाब में ई बोंग की वाइफ उसकी हेल्प करती है और एल्डर्स पूछते हैं कि एक शादीशुदा औरत के क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, जिस पे जू बोंग बोलता है कि वो उससे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, जिस पे एल्डर्स बोलते हैं कि सारा उनके घर की बहू बनने वाली है तो उन्हें ये सब तो पूछना पड़ेगा ना। पर जू बोंग बोलता है कि काहे की बहू, वो दोनों बस साथ काम करते हैं और सारा उससे बड़ी भी है, वो कोई शादी वादी नहीं कर रहे हैं। और सारा को लेकर वहाँ से चला जाता है, जो बाद में उसकी बात बॉस से कराती है, जो बोलता है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं कि वो फ्यूनरल में गया था और वो उसी टाउन से है जहाँ से उनका हाईवे जाने वाला है, और बोलता है कि वो उसे एक चांस देने को तैयार है अगर वो वहाँ के लोगों को हाईवे के लिए अपनी ज़मीन देने के लिए मना ले। जिसके बाद जू बोंग सारा को थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए, पर वो उससे नाराज़ होती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं। पर जू बोंग ने एल्डर्स के सामने ऐसे बात की जैसे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं और ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। और तभी जू बोंग वहाँ रोरा को देखता है और वो भी उसे झूला झुलाने ले जाता है और सोचता है कि ये चोट लगने से पागल नहीं हुई बल्कि ये शुरू से ही पागल है। बाद में दोनों को कार में देखते हैं और जू बोंग अपने कलीग से हाईवे प्रोजेक्ट की बातें कर रहा था, जिस पे रोरा बोलती है कि वो अपने इस एटीट्यूड के साथ यहाँ के लोगों से साइन नहीं ले सकता और उसे एक सीक्रेट बताती है, जो क्या है हम बाद में जानेंगे। वहीं सोक बोंग अपने 2 फ्रेंड्स के साथ अपना इक्विपमेंट वहाँ मंगवाता है जिससे वो घर में खजाना ढूंढ सके, और उसके फ्रेंड्स कल्चरल डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं और रोरा के बारे में पता करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ की मैनेजर है पर अभी बाहर गई हुई है, और उनमें और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि घर में खजाना ज़रूर है। उसके बाद वो घर में यहाँ वहाँ अपनी खोज चालू करते हैं। इधर जू बोंग भी वहाँ के लोगों का दिल जीतने के लिए ई बोंग की हेल्प से अपनी फैमिली और बाकी आस पड़ोस के सभी के फैमिली ट्री को याद करता है कि कौन किस फैमिली से है, किसकी कौन सी जनरेशन चल रही है, कौन कौन फेमस लोग उनकी फैमिली से हुए हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, वगैरह वगैरह। और अगले दिन से वो भी ट्रेडिशनल कपड़े पहन के पहुंच जाता है और सभी से बातें करना चालू करता है, उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, और रो धोकर उनमें घुलने मिलने की कोशिश करता है। और वो लोग भी आराम से उसकी बातों में आके लैंड कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन करते जा रहे थे, और जो भी कोई मना करता है वो उनके सामने उनकी फैमिली की बखान करने लगता है। वहीं सोक बोंग घर के अंदर बाहर आगे पीछे हर जगह खुदाई करके खजाना ढूंढने में लगा था, तो कभी उसे हांडी में कुछ खिलौने मिलते हैं तो कभी एक लोटे में मोबाइल फोन मिलता है। तभी वो उस मोंग को देखता है उनके एंसेस्टर्स के मंदिर के बाहर ताका झांकी करते हुए और पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तो मोंग बोलता है कि उसे यहाँ से नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही हैं, जिस पे सोक बोंग बोलता है कि वो उनके एंसेस्टर्स का मंदिर है, यहाँ से उसे नेगेटिव एनर्जीज क्यों मिलने लगी, और पूछता है कि वो किस टेम्पल से है, जिस पे मोंग बोलता है कि वो हवा है, उसका कोई ठिकाना नहीं, वही मंदिर है, वही बुद्ध है, और वहाँ से जाने लगता है। पर सोक बोंग को उस पे डाउट होता है और वो पूछता है कि उसने कभी कोई रिचुअल्स किए भी हैं, जिस पे मोंग बोलता है कि बेटा जितने तुमने खाना नहीं खाया होगा उससे ज़्यादा तो मैंने रिचुअल्स कर दिए हैं। नेक्स्ट सीन में सोक बोंग उस मोबाइल को देखता है जो उससे मिली थी। दरअसल वो फ़ोन उसी ने अपनी मॉम को दिया था ताकि वो उसका यूज़ करके खाने की डिलीवरी या किसी भी हेल्प के लिए सर्विस बुक कर सके और ज़रूरत पड़ने पे उसे भी कॉल कर सके, क्योंकि उसकी मॉम फर्स्ट डॉटर इन लॉ थी तो उन्हें किसी न किसी मेमोरियल सर्विस के लिए खुद से खाना बनाना पड़ता था और कोई गलती होने पे उन्हें डांट भी पड़ती थी, जो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती थी। बाद में सोक बोंग को पता चलता है कि जू बोंग हाईवे बनाने के लिए लोगों से लैंड कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन ले रहा है, तो वो उससे बात करता है कि अगर वो हाईवे बनाएगा तो उसका ट्रेजर हंटिंग का काम रुक जाएगा, तो वो ये हाईवे कंस्ट्रक्शन बंद करे और इसके बदले वो उसे 20% शेयर देगा। पर जू बोंग बोलता है कि उसे उसका शेयर नहीं चाहिए, वैसे भी फादर ने प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा भी उसे ही दे दिया है और उसे उसका एटीट्यूड नहीं पसंद। पर सोक बोंग बोलता है कि उसे प्रॉपर्टी ऐसे ही थोड़ी मिली है,
फर्स्ट सन बनना कितना मुश्किल का काम है। बचपन में जहाँ सभी अपनी फैमिली के साथ खुश होते थे, वहीं वो प्रे करता था कि काश वो अनाथ होता। और जू बॉन्ग बोलता है कि वो प्रे करता था कि काश वो सोक बॉन्ग होता तो उसे भी अटेंशन मिलती और फर्स्ट बॉर्न होने का फ़ायदा मिलता। और फिर से दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे रोरा आती है जो उन्हें लड़ाई करने से मना करती है। और जू बॉन्ग को पता चलता है कि सोक बॉन्ग को बुद्धा की मूर्ति के बारे में उसी ने बताया है, जिस पे वो बोलता है कि रोरा कोई पहुंची हुई चीज़ है। उसने उसे सीक्रेट बताया था कि अगर वो यहाँ के लोगों की फैमिली ट्री के बारे में जानकर उनसे बात करेगा तो वो लोग आराम से उसके फॉर्म पे साइन कर देंगे। और रोरा से पूछता है कि वो है कौन, जिस पे रोरा बोलती है कि वो कभी उनके फादर के साथ रहा करती थी। जो सुनकर दोनों शॉक होते हैं और जू बॉन्ग तो उसे मारने ही चल देता है कि वो उसके फादर के बारे में क्या बोल रही है। पर सोक बॉन्ग उसे रोकता है और रोरा से पूछता है कि क्या वो उनके फादर से उनके मदर के चले जाने के बाद मिली थी। पर जू बॉन्ग बोलता है कि वो उसे सवाल क्यों पूछ रहा है, बल्कि उन्हें तो उसे मारना चाहिए। और फिर से दोनों भाई आपस में ही भिड़ जाते हैं और रोरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। उसके पैर कद्दू में टकराते हैं और वो वहीं जमीन पे धड़ाम से गिर जाती है। और जब सोक बॉन्ग उसकी पर्स चेक करता है तो वो नहीं थी और दोनों डर जाते हैं कि रोरा मर गई। और जू बॉन्ग बोलता है कि भाई मैंने तो इसे छुआ भी नहीं। एंड सोक बॉन्ग वाज लाइक मैंने कौन सी फूक मारी जो मर गई। और तभी वहाँ पे ई बॉन्ग की वाइफ आती है जो बताती है कि घर में चोरी हुई है, जिसके बाद दोनों रोरा को किसी तरह मैट से ढककर वहाँ से बाहर आते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि चोर कोई और नहीं बल्कि मॉन्क है, जिसे अंकल डांट रहे थे कि उन्होंने उस पर विश्वास किया, उसे अपने घर में रहने दिया और वो यहाँ वहाँ ज़मीन खोदकर उनके घर में चोरी करना चाह रहा है। और तो और वो उनके एंसेस्टर्स के मंदिर में भी गया था। अब खुदाई तो सोक बॉन्ग ने की थी, तो मॉन्क बोलता है कि वो बस मंदिर के पास गया था और बाकी ना तो उसने कोई खुदाई की है और ना ही चोरी की है। लेकिन तब तक ई बॉन्ग भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और मॉन्क के साथियों को तलाश करने को बोलता है। जो सुनकर सोक बॉन्ग और जू बॉन्ग की हालत खराब हो जाती है कि कहीं उन्हें रोरा की डेड बॉडी ना मिल जाए। पर जब पुलिस उस मैट को हटा के देखती है तो उसके नीचे बस लकड़ियां थी, जो देखकर दोनों भाई शॉक होते हैं कि आखिर रोरा कहाँ गई। जिसके बाद पुलिस मॉन्क को अपने साथ ले जाती है और तभी रोरा फिर से उन दोनों के पास आती है और वो पूछते हैं कि वो कहाँ चली गई थी। तो रोरा बेहोश होने लगती है, तो दोनों उसे वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन तभी अंकल और बाकी फैमिली भी वहाँ आ जाती है, जो दोनों से पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। और सोक बॉन्ग बोलता है कि वो इस लड़की को जानता है। पर अंकल पूछते हैं कि क्या वो पागल हो गए हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं। और तब हमें पता चलता है कि रोरा तो है ही नहीं, वो बस इन दोनों भाइयों को ही दिखाई देती है। और सोक बॉन्ग रोरा से बोलता है कि वो उसकी फैमिली की बातों का बुरा ना माने, वो लोग स्पेशल केस हैं। अब ये सब देखकर अंकल अलग पागल हुए जा रहे थे कि क्या वो हेलुसिनेट कर रहे हैं या सभी को वो दोनों भाई पागल लग रहे हैं। और तभी रोरा उन लोगों के बीच में जाती है पर उसे कोई नहीं देख पाता और दोनों भाई बोलते हैं कि रोरा अभी उनके बीच में ही है। पर तभी जू बॉन्ग नोटिस करता है कि रोरा की तो परछाई ही नहीं है और हमें पता चलता है कि रोरा कभी थी ही नहीं। यहाँ आते टाइम जिस चीज़ पे जू बॉन्ग का हाथ टच हुआ था वो रोरा नहीं बल्कि लकड़ी थी। और हर टाइम जब दोनों भाई समझ रहे थे कि वो रोरा के साथ हैं, दरअसल वो अकेले होते हैं। और जू बॉन्ग की तो डर के हालत ही ख़राब हो जाती है कि वो अब तक भूत के साथ था। जिसके बाद सभी मॉन्क को आगे करते हैं भूत भगाने के लिए। और जैसे ही मॉन्क रोरा को वहाँ से जाने को बोलता है, रोरा ज़ोर से चिल्लाती है कि सभी कुछ हिलने लग जाता है और पूरी लाइट चली जाती है। और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो मॉन्क सोक बॉन्ग और जू बॉन्ग के फादर का नाम लेकर उनसे माफ़ी मांगता है और सभी पहली बार उस मॉन्क का फेस देख पाते हैं और दादाजी उसे हानबे नाम से बुलाते हैं। जिसके बाद अंकल जू बॉन्ग और सोक बॉन्ग को बताते हैं कि हानबे इस घर का रियल फर्स्ट सन था, जो बचपन में घर से भागकर मॉन्क बन गया था क्योंकि उसे फर्स्ट सन नहीं बनना था। जिसके बाद इस फैमिली ने अपने दूर के रिलेटिव के बेटे को, जो गरीब था, उसे अडॉप्ट करके फर्स्ट सन बना दिया, जो उन दोनों के डैड थे। जो सुनने के बाद दोनों काफ़ी गुस्सा होते हैं कि इस फैमिली ने हमेशा उन्हें और उनकी मॉम को ब्लड और फैमिली के नाम पे कोसा है, जबकि खुद इस लोगों ने उनके फादर को अडॉप्ट किया, जो पालतू जानवरों की तरह उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते रहें। और नेक्स्ट डे सोक बॉन्ग उनके एंसेस्टर्स के मंदिर के सारे ट्रेजर को चुरा कर अपने साथ ले जाता है और अंकल और दादाजी बस उसे खोजते रह जाते हैं। जिसके बाद ई बॉन्ग को कहा जाता है फर्स्ट सन बनने के लिए, जो सुनकर उसकी वाइफ बेहोश होने लगती है। और जू बॉन्ग अंकल से बोलता है कि वो सोक बॉन्ग और उनके ट्रेजर को वापस ला सकता है, पर उसके बदले उन्हें हिल के पेपर पे, जो उनकी फैमिली प्रॉपर्टी है, साइन करना होगा। जिसके बाद वो सोक बॉन्ग को कॉल करता है और बोलता है कि उन्होंने अपनी मॉम का फ्यूनरल मिस कर दिया है, क्या अब वो अपने फादर का फ्यूनरल भी मिस करना चाहते हैं, और उसे वापस बुलाता है। लेकिन तभी सोक बॉन्ग जो ड्राइव कर रहा था वो सामने रोड पे रोरा को देखता है, जिसके चक्कर में उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी वो रोरा को अपनी बगल वाली सीट पे देखता है, जो उसे बताती है कि वो विजिटिंग कार्ड उसका नहीं था, बल्कि कभी कोई लेडी उसे मिलने आई थी और वो कार्ड उस लेडी का था।
थोड़ी देर बाद वहाँ जू बोंग आता है और सोक बोंग बोलता है कि भाई उसने फिर से भूत देखा, यानी रोरा को देखा, और वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों घर वापस आते हैं और सभी सोक बोंग पे गुस्सा होते हैं घर की चीज़ें चुराने के लिए और बोलते हैं कि अब से वो इस घर का बेटा नहीं है, उसे अभी यहाँ अपने डैड के डेथ पे शोक मनाना चाहिए। तो वो चोरी करके भाग रहा था, उसे अपने एक्शन के लिए सॉरी बोलना चाहिए। और सोक बोंग बोलता है कि सॉरी उसे नहीं बल्कि उन्हें बोलना चाहिए, उन्होंने उनके फादर को अडॉप्ट किया और उनकी मॉम को पूरी लाइफ कोसते रहे। उन जैसे घटिया लोगों के चलते आज उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। और दादाजी उस पर बाउल भर के सूप फेंक देते हैं और बोलते हैं कि उनके तो मुहावरे भी खत्म हो चुके हैं इस नालायक को डांटने के लिए। उसके बाद अंकल जू बोंग को हिल्स के पेपर साइन करके देते हैं और बोलते हैं कि उन लोगों ने कभी भी उनके फादर को अलग ट्रीट नहीं किया। उनके फादर भले ही उन्हें मीन लगते हों पर वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्होंने अपना 40 साल पुराना दोस्त खोया है। उसके बाद दोनों भाइयों को आपस में उनके पेरेंट्स की बातें करते देखते हैं और सोक बोंग बोलता है कि वो कभी भी अपने फादर को माफ़ नहीं कर सकता। उनकी वजह से उनकी मॉम अपने बच्चों से यानी उनसे नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी उसे रिग्रेट होता है कि वो अपने डैड से इस बारे में खुलकर बहस नहीं कर सका कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। नेक्स्ट सीन में सोक बोंग वो सारे ट्रेजर्स जो उसने मंदिर से चुराए थे उन्हें वापस रख रहा था, जिसमें से एक वुड ब्लॉक में वो देखता है जिस पे उसके डैड ने उसकी मॉम की लास्ट टाइम की स्टोरी लिखी थी। दरअसल उनकी मॉम धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगी थी। उनके दोनों बेटे सोल शिफ्ट हो चुके थे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। सोक बोंग आता भी था तो बस पैसे लेने के लिए, पर उन्होंने कभी भी अपनी हेल्थ की जानकारी उसे नहीं दी। हालांकि उनके डैड कई बार उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, पर वो सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहती थी कि अगर बाकी लोगों को पता चला कि इस घर की फर्स्ट डॉटर इन लॉ को भूलने की बीमारी है तो वो उनकी फैमिली के बारे में बातें बनाएंगे। उन्होंने ही उन खिलौनों को और उनकी बिलोंगिंग्स को ज़मीन में गाड़ा था क्योंकि ये उनका और उनके बच्चों का ट्रेजर था। पर धीरे धीरे समय के साथ उनकी तबीयत और ख़राब होने लगती है। वो अपने हस्बैंड यानी उनके डैड को भी नहीं पहचान पाती, तो इसलिए डैड उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते थे ताकि वो कहीं खो ना जाए, और सभी से कह दिया कि उन्हें कैंसर है। उनके डैड अक्सर उनकी मॉम का फेवरेट फ्लावर प्लांट लगाया करते थे और एक बार मॉम डैड से पूछती हैं कि वो कौन है और उनके गार्डन में क्या कर रहे हैं, जिस पे वो बताते हैं कि वो यहाँ के गार्डनर हैं और यहाँ लंबे समय से काम करते हैं। तो मॉम उनसे पूछती हैं कि क्या कभी वो माँ बनी है, जिस पे डैड बताते हैं कि उनके 2 बेटे हैं, एक जिसके पास बहुत सारे ड्रीम्स है और दूसरा जो बहुत ही हैंडसम है। पर उनके चले जाने के बाद फैमिली मेम्बर्स को उनका नाम तक याद नहीं था, उस फैमिली को जिसके नाम के लिए वो अपनी आखिरी सांस तक सेक्रीफाइस करती रही। जिसके बाद डैड ने डिसाइड किया कि वो अपने बाद इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने बच्चों पे नहीं डालने देंगे, और उन्होंने उस फ़ोन को जो सोक बोंग ने अपनी मॉम को दिया था एक लोटे में रखकर छुपा दिया। और चूंकि किसी को उस फ़ोन के बारे में नहीं पता था तो डैड ने वही नंबर रिलेटिव्स को दे दिया और बोल दिया कि ये उनके बेटों का नंबर है और उन्हें कॉल करके जानकारी दे दे, पर कॉल कोई नहीं रिसीव करता। दरअसल फादर नहीं चाहते थे कि उनके बेटे भी इस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ तले आकर अपने सपनों को पूरा ना कर पाए, क्योंकि ऐसा ही उनकी वाइफ भी चाहती थी और उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था। इसीलिए जब दोनों भाइयों को अपनी मॉम के डेथ का पता चला और वो वहाँ आए तो उनके फादर ने जानबूझकर उन्हें दोबारा वहाँ आने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उनके फ्यूनरल में भी नहीं। उनकी बस यही विश थी कि उनके बेटे इस जगह को भूल जाए और अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। और ये सब पढ़कर सोक बोंग को रियलाइज़ होता है कि वो अपने फादर के लिए कितना गलत था। तभी जू बोंग उसे उनकी मॉम के मोबाइल में एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें उनकी बचपन की फ़ोटो थी उनके मॉम के साथ, और उनकी मॉम कोई और नहीं बल्कि रोरा थी जो अपने यंग डेज में वैसी दिखती थी। और ये फ़ोटो उन्होंने उसी हिल पे ली थी जहाँ रोरा अक्सर झूला झूलती थी, क्योंकि ये उसकी फेवरेट जगह थी। और हिल पे आके दोनों भाई अपनी मॉम को ढूंढते हैं और सॉरी बोलते हैं उन्हें पहले ना पहचानने के लिए। और सोक बोंग बोलता है कि अब वो इस हिल को अपनी कंपनी को हाईवे बनाने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि ये उनकी मॉम की फेवरेट जगह है। और जू बोंग ने सुबह ही सारे कॉन्सेंट फॉर्म कंपनी भेज दिए थे, जिसके बाद दोनों जू बोंग की कंपनी पहुंचते हैं और यहाँ एन मौके पर सोक बोंग को वॉशरूम जाना पड़ता है। और जू बोंग आता है अपने बॉस के पास और उनके हाथ से कॉन्सेंट फॉर्म लेकर भाग जाता है, जिसके बाद ऑफिस में पकड़म पकड़ाई चालू होती है। और तभी सोक बोंग भी आ जाता है और उसे लगता है कि सभी ने मिलकर उसके भाई को मारा है, तो वो अलग मार पिटाई चालू कर देता है। वहीं होम टाउन में उनके फादर को बरियल के लिए ले जाते हैं और ई बोंग को फर्स्ट सन की तरह सारे रिचुअल्स करने पड़ते हैं। और मोंक बोलता है कि उन्हें कुछ देर सोक बोंग और जू बोंग का वेट करना चाहिए, वो ज़रूर आएंगे। और तभी दोनों भाई वहां आते हैं और अपने फादर को लास्ट गुड बाय बोलते हैं और सॉरी बोलते हैं उन्हें पूरी लाइफ गलत समझने के लिए, और कहते हैं कि वो जहाँ भी रहें मॉम के साथ हैप्पीली रहें। वैसे यहाँ पे काफ़ी इमोशनल सीन था। और तभी रोरा भी वहाँ आती है जो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखती है
और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब वो शादी करके यहाँ आई थी तो डैड ने उन्हें वो हिल दिखाया था जहाँ वो झूला तब भी मौजूद था और कहा था कि अगर वो कभी इस नई जगह में खो जाए तो हमेशा याद रखें कि उस हिल के बगल वाला घर उसका है। उन्होंने ही उन्हें वो छाता भी दिया था जिसे वो हमेशा अपने साथ लिए घूमती हैं और वो हिल से और झूले से जुड़ी उनकी बहुत सारी यादें हैं। वहीं प्रेजेंट में सॉक बॉन्ग उस हिल पे अपनी मॉम के फेवरेट फ्लावर के पौधे लगाता है और जू बॉन्ग बोलता है कि उसे अफसोस है कि वो अपनी मॉम की इस फेवरेट जगह को नहीं बचा पाएंगे, यानी उन्हें कॉन्सेंट फॉर्म नहीं मिला। लेकिन तभी सॉक बॉन्ग की नज़र हिल पे उगे कुछ पौधों पे पड़ती है जो ऑर्चिड के एंडेंजर्ड स्पीसीज थे, जिनकी बीज उनके डैड ने लगाए थे क्योंकि उनकी मॉम को ऑर्चिड पसंद था जो अब उगे हैं, जिसका मतलब है कि अब वहाँ से हाईवे नहीं बन सकता। जिसके बाद दोनों भाई सभी को बताते हैं कि उन्होंने ऑर्चिड के एंडेंजर्ड स्पीसीज को ढूंढ निकाला है, जो बात पेपर मीडिया सब जगह आती है और अंकल और दादाजी बहुत खुश होते हैं कि ये उनकी फैमिली के लिए ऑनर की बात है। वहीं जू बॉन्ग के बॉस को देखते हैं जो गुस्सा करता है क्योंकि इस वजह से उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। उसके बाद जू बॉन्ग उसी होम टाउन में रह के अपना खुद का वर्कशॉप खोलने का डिसाइड करता है और सॉक बॉन्ग नई जगह पे नई इक्विपमेंट के साथ नए खजाने ढूंढने का, जैसा कि उसके डैड चाहते थे। और होम टाउन का क्या है, इतने सारे एल्डर्स हैं, साल में कभी न कभी किसी न किसी एल्डर की डेथ या मेमोरियल सर्विस होगी ही, तो वो आता जाता रहेगा। और दिखाते हैं कि उस झूले के नीचे भी कुछ ऑर्चिड उगे थे और उसके नीचे कहीं जमीन की गहराइयों में भगवान बुद्ध के 2 सोने की मूर्तियां छुपाई गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। sayonara।